इंसान जब भी कोई गलत काम करता है तो गलत काम को करने के लिए सबसे पहले एक प्लान बनाता है, उसी प्लान के तहत अपने गलत काम को भी अंजाम दे लेता है। लेकिन वह सोच नहीं पाता है कि जिस गलत काम के लिए हमने इतने बड़े साजिश तरीके से षड्यंत्र रचा हुआ है उसमें कोई ना कोई त्रुटि ज़रूर रह गई होगी और उसी त्रुटि की वजह से एक न एक दिन पुलिस के हथकंडे ज़रूर चढ़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक इंसान अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचता है, उसी षड्यंत्र के तहत अपने काम को भी अंजाम ले लेता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना भारत की राजधानी पश्चिमी दिल्ली की और उसी का जाना माना शहर लगता है रोहड़ी, और उसी में एक बवाना गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 29 अक्टूबर का ही सुबह का लगभग वही 8 बजे का आसपास टाइम होता है। तो बवाना थाने के जो ड्यूटी इंस्पेक्टर होते हैं जितेंद्र कुमार मीणा अपने ही थाने में मौजूद होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह व्यक्ति उनसे कहने लग जाता कि साहब, असल में जो बवाना रोड पड़ता है और दरियापुर वाला, उसी के सड़क पर एक महिला स्कूटी लेकर कहीं जा रही होती है। अचानक 2 व्यक्ति आते हैं और उसी के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से महिला सड़क पर लहलुहान अवस्था में अब गिर पड़ी है। अब यह बात जैसे ही थाने में खड़े जितेंद्र कुमार मीणा सुनते हैं, अब सुनने के बाद तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब इंस्पेक्टर राकेश कुमार को दे देते हैं। और राकेश कुमार जैसे ही खबर पाते हैं तो एक टीम गठित करते हैं और गठित करने के बाद बिना टाइम गंवाए उस व्यक्ति के बताए हुए ठिकाने बमी कपोस्ट पोली फार्म पे पहुंचते हैं। तो सही में देखते हैं कि ठीक उसी फार्म के सामने काफ़ी ज़्यादा लोगों का भीड़ लगा हुआ है। राकेश कुमार इंस्पेक्टर वहां घुसते हैं, देखते हैं कि सही में वहां पर एक स्कूटी सफ़ेद रंग की खड़ी हुई है, उसमें चाबी होती है। लेकिन जो सड़क होता है वह सड़क खून से लथपथ भी होता है। पास वहीं 2 लेडीज़ पर्स भी पड़े होते हैं और एक लेडीज़ सैंडल भी पड़े होते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर वहीं पर चाबी के गुच्छे भी पड़े होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जब वहाँ लोगों से पूछताछ करती है, लोगों के द्वारा यही पता चलता है कि एक महिला जो होती है स्कूटी लेकर इस दाईं तरफ जा रही होती है। तभी 2 व्यक्ति आते हैं, उसी के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देते हैं। वही महिला यही ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन जब लोग देखते हैं वहाँ इकट्ठा होते हैं और उस महिला को अपने कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद महर्षि वाल्मीकि अस्पताल लेकर चले गए हैं। यह बात जैसे इंस्पेक्टर अब राकेश कुमार सुनते हैं, तुरंत ही उसी घटनास्थल पर 2 सिपाही छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद अपनी टीम को लेकर अब महर्षि वाल्मीकि अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां डॉक्टर से जब बात करते हैं पता चलता है उस महिला की तो मौत हो चुकी है। पुलिस के सामने उलझन वाली जो बात होती है यही रह जाती है कि आखिर वह महिला थी कौन और कहाँ की रहने वाली थी और कहाँ जा रही होती है। इसीलिए अब राकेश कुमार जो होते वहीं फिर 2 सिपाही छोड़ते हैं, घटनास्थल पहुंच जाते हैं और दोबारा घटनास्थल का जब निरीक्षण करते हैं तो जो पर्स मिला हुआ था उस पर्स की तलाशी लेते हैं और तभी पता चलता है उस महिला का जो नाम होता है सुनीता, जो ठीक इसी बवाना के ही दादा गली पड़ता है, वहीं की ही रहने वाली होती है। उसका अपना पति होता है मंजीत। लेकिन जो सुनीता होती है सुबह सुबह के टाइम सोनीपत के ही फिरोजपुर जो गांव पड़ता है, सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल पढ़ता है, उसी की एक टीचर थी। सुबह ड्यूटी के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में उसके साथ यही अंजाम वाला कारनामा हो गया।
थाना इंस्पेक्टर राकेश कुमार जैसे ही जानकारी पूरी तरह से अब पा जाते हैं, इसकी जो सूचना होता है अब सुनीता के ससुराल वालों को भेजवा देते हैं। सुनीता के ससुराल वालों में से मंजीत अपने परिवार वालों को लेता और लेने के बाद महर्षि अब वाल्मीकि अस्पताल पहुंच जाता है। लेकिन जैसे सुनीता के डेड बॉडी को देखता है तो वहीं बड़े ज़ोर से चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। पुलिस की टीम इधर मंजीत से जब पूछताछ शुरू कर देती है, मंजीत पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो पत्नी होती है सुनीता, अब सुबह के लिए फिरोजपुर के ही सरकारी जो स्कूल होता है उसी में मौके पर अपनी स्कूटी लेकर सुबह के टाइम निकली पड़ी होती है। लेकिन साहब हमें नहीं पता उसके साथ रास्ते में यह कैसे हो गया। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि मंजीत आखिर में सुनीता का क्या किसी के साथ दुश्मनी था या लेना देना था। तो मंजीत कह देता नहीं साहब, सुनीता तो एकदम नेक दिल की इंसान थी, उसका किसी के साथ कोई रोड़ मरोड़ तक था नहीं, आखिर उसके साथ कौन ऐसा कर सकता है। थाना इंस्पेक्टर भी राकेश कुमार कहने लग जाते हैं कि आप ही बता सकते हैं कि आखिर सुनीता का किसी के साथ क्या दुश्मनी थी। पुलिस की टीम इधर वही मंजीत से कुछ पूछताछ करने के बाद सुनीता के बॉडी को वहीं पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजवा देती है और अपनी टीम को लेती है और लेने के बाद बवाना थाने में चली आती है और इधर थाने में आकर नामजद आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सुनीता के ससुराल पहुंचती है। वहां काफ़ी लोगों से पूछा जाता है, लेकिन पुलिस के सामने सुनीता के बारे में कोई अहम कड़ी जुड़कर नहीं निकल के आती है। पुलिस भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है। तो उसी टाइम पुलिस की जो टीम के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं राकेश कुमार अब सुनीता के मायके वालों को खबर दे देते हैं। मायके वाले भी खबर पाते हैं, बवाना थाने में पहुंचते हैं। पुलिस की टीम मायके वालों से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाली बात भी निकल के आ जाती है। पता चलता है कि सुनीता और साथ में मंजीत के बीच जो होता है आए दिन झगड़े तकरार चला करते थे। मंजीत जो था सुनीता के ऊपर काफ़ी दिनों से तलाक के लिए दबाव मार रहा होता, लेकिन सुनीता जो होती है तलाक देने के लिए कतई राजी नहीं होती है। पुलिस कहती आखिर क्या कारण था, किस लिए मंजीत अपनी पत्नी सुनीता से तलाक लेने के लिए जद्दोजहद करे हुए बैठा हुआ था। तभी उन्हीं के द्वारा यही बात पुलिस के सामने निकल के आता है कि आखिर में मंजीत का जो होता है एक मॉडलिंग युवती से कई महीनों से अफेयर चल रहा होता है, जो ठीक है मुंबई की ही रहने वाली होती है। पुलिस की टीम सुनती है, सुनने के बाद भी चौंक जाती है और जानना चाहती थी वह मॉडलिंग युवती कौन है। तो पता चलता है मॉडलिंग जो युवती होती है जिसका नाम होता है एंजल गुप्ता। पुलिस के सामने काफ़ी उलझन भरे सवाल भी आ जाते हैं, इसीलिए पुलिस की टीम इधर मायके वालों से ही अब मंजीत का मोबाइल नंबर ले लेती है। और जब मंजीत का मोबाइल नंबर लिया जाता है तो उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकल जाता है। तो उसी CDR डिटेल में एक अनजान युवती का नंबर निकल के आता है। पता चलता वह अनजान जो युवती होती है खुद एंजल गुप्ता ही होती है। पुलिस के सामने थोड़े बहुत जो सबूत होते हैं दिखने जब शुरू हो जाते हैं, पुलिस का जो शंका होता है सीधा सीधा जाकर सुनीता का जो अपना पति होता है मंजीत के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम जाती है, मंजीत को ही उसके ही घर से धर दबोचती है और अपने थाने में लेकर जब पहुंचती है तो मंजीत पुलिस के सामने पहले इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस की टीम जैसे अपनी शक्तियाँ रूप दिखाती है, दिखाने के बाद पुलिस के सामने मंजीत जो होता है टूट जाता और अपने हाथों से की हुई हत्या अपनी पत्नी सुनीता का कबूल भी कर लेता है और अपने साथ अपनी प्रेमिका एंजल गुप्ता का भी नाम ले लेता है और साथ में उसके मुँह बोले पिता भी होते हैं राजीव गुप्ता का भी नाम ले लेता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही मंजीत के द्वारा एंजल गुप्ता के बारे में जानकारी पाती है, पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एंजल गुप्ता की तलाशी के लिए निकल पड़ती है। लेकिन पुलिस के सामने मंजीत जो सच्चाई रखता है, इससे रखने के बाद पुलिस का भी कलेजा थर्रास आ जाता है। असल में फरीदाबाद के जाना माना शहर पड़ता है, वहीं की ही रहने वाली होती है सुनीता। सुनीता के अपने माता पिता होते हैं, लेकिन जब सुनीता शादी लायक हो जाती है तो उसके माता पिता जो होते हैं अब सुनीता के लिए लड़के की तलाशी करते हैं। तभी बवाना का ही रहने वाला सुनीता के पिता के नज़र में यही आ जाता है मंजीत, और मंजीत के साथ जाकर ठीक 14 साल पहले सुनीता की शादी भी कर दी जाती है और सुनीता अपने ससुराल जाती है तो तरीके से अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती है।
सुनीता पढ़ी लिखी भी थी। पढ़ी लिखी होने के नाते उसकी जो नौकरी होती है जाकर ठीक है अब फिरोजपुर के ही गवर्नमेंट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में टीचर के पद पर नौकरी लग जाती है। अब जाकर वह नौकरी करना भी शुरू कर देती है। भवानी से लगभग फिरोजपुर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ती है। अब उस दूरी को तय करने के लिए सुनीता का अपना जो पति होता है मंजीत, सुनीता को एक सफ़ेद कलर की स्कूटी लिवा देता है और सुनीता जो होती है उसी स्कूटी से अब रोज़ फिरोज पर उसी सरकारी स्कूल में आया जा करती थी। खूबसूरत तरीके से इधर सुनीता को जो ज़िंदगी होता है अपने पति के साथ जब बीतने लग जाता है, बीतते बीतते कई साल बीत जाते हैं तो सुनीता और मंजीत के बीच टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें घटना के वक्त जो बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होता है और जो छोटा बेटा होता है जिसका उम्र लगभग 12 साल के आसपास होता है। मंजीत जो होता है दिल्ली में रहकर एक बड़ा सा प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है और बनने की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। सुनीता को लगने लग जाता है कि अब हमारा परिवार जो होता है तौर तरीके से खूबसूरत ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन सुनीता को एहसास नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में आगे कैसा मोड़ आने वाला है। तभी घटना से ठीक 2 साल पहले मंजीत जो होता है अपने दोस्त के यहाँ एक पार्टी में शामिल होने के लिए चला जाता है, लेकिन जब शामिल होता है तो ठीक उसी के सामने एक खूबसूरत युवती दिखाई देती है और पास जाता है, पता चलता वह तो कोई एंजल गुप्ता नाम की मॉडलिंग युवती है जो काफ़ी फिल्मों में काम कर चुकी है, लेकिन मूल रूप से एंजल गुप्ता जो होती है उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। उसके अपने पिता भी होते हैं राजीव गुप्ता जो दिल्ली में रहकर एक होटल चलाया करते थे, जिसकी वजह से ठीक ठाक जब पैसे आ जाते थे अपनी बेटी को बेहतर परवरिश दिलाने के लिए और लग भी जाते हैं, लेकिन समय के हिसाब से एंजल गुप्ता जो होती है अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए भरपूर कोशिश करती है। उसको भी लगने लगता है कि अभी हमें मॉडलिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना चाहिए और लग भी जाती है। तभी कुछ सहेलियों की मदद लेती है और मदद लेने के बाद अपने पिता की भी सहायता ले लेती है और राजीव गुप्ता भरसक प्रयास करते अपनी बेटी एंजल गुप्ता को बेहतर भविष्य बनवाया जाए। उनकी कोशिश भी रंग लाती है। तभी कुछ सहेलियों के द्वारा मुंबई में जाने के लिए फ़ैसला भी ले लेती है और वहां जाकर अब मॉडलिंग के तौर पर काम करने के लिए भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उसका जो रंगत होती है बड़ी जल्दी और रंग भी लाती है। और उसके जो पिता होते हैं खुद एंजल गुप्ता को ही मुंबई में एक किराए का कमरा दिलवा देते हैं, जिसका किराया लगभग महीने का 50,000 रुपया बताया जा चुका होता है। वहाँ तो रहने लग जाती है और रहने की वजह से फिल्मी दुनिया में अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। तभी उसकी एंट्री भी हो जाती है और ठीक है एंट्री के तहत खूबसूरती के तहत उसको जल्द जल्द फिल्मी दुनिया में काम भी मिल जाता है, छोटा मोटा काम पाने लग जाते। यहाँ तक कि एक जाना माना फिल्म में होता है भोरी और उसमें में आइटम सॉन्ग के लिए अब इधर जाकर एंजल गुप्ता को चुना जाता है, जिसका आइटम सॉन्ग का नाम होता है ओ मेरा झुमका। लेकिन जब उस आइटम सॉन्ग में काम कर लेती है वो आइटम सॉन्ग हिट हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी एंजल गुप्ता फेमस हो जाती है। अब लेकिन उसके जो सपने होते हैं उड़ान मारना शुरू कर देते हैं। उसके सपने होते हैं कि बस जल्द अब एक एक्टर बना जाए और उसी के लिए एंजल गुप्ता लग भी जाती है। और जब लग जाती है उसकी मेहनत जो होती है बड़ी जल्दी रंग लाने के कगार पर हो जाती। तभी ठीक कुछ साल पहले जो होती है वह दिल्ली चली आती। दिल्ली आने के बाद ठीक जो होता है CPWD में जाकर नौकरी करना शुरू कर देती है और वहीं JP पुरम में सेक्टर 4 में एक सरकारी क्वार्टर पा जाती है और वहीं पर रहना शुरू कर देती है और वहीं रहकर मॉडलिंग की दुनिया में अपनी कदम बढ़ाने लग जाती है। तभी ठीक 2 साल पहले जो होता है एक पार्टी में शामिल होने के लिए जाती है तो वहीं मुलाकात जाकर मंजीत से हो जाता है, लेकिन मंजीत जब देखता है वहीं दीवाना सा हो जाता है और मंजीत और इधर एंजल गुप्ता के बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एंजल गुप्ता और मंजीत दोनों मिलकर साथ घूमना फिरना भी चालू कर देते हैं और दोनों ज़िंदगी भर साथ निभाने का फ़ैसला ले लेते हैं। लेकिन एंजल गुप्ता को नहीं पता होता है कि मंजीत जो होता है ऑलरेडी शादीशुदा है। लेकिन जब मंजीत के द्वारा इसकी खबर जाकर एंजल गुप्ता को लगता तो एक बार समझ जाती है, लेकिन वह सोच लेती है चलो आखिर यह ज़िंदगी का नया मोड़ है, इसको भी संभाला जाएगा। तो मंजीत के द्वारा बात को समझ लेती है और मंजीत के साथ निभाने के लिए हमेशा अब तैयार हो जाती है। अब मंजीत जब भी अपने घर में आता तो मोबाइल पर दिन भर लगा पड़ा रहता, लेकिन सुनीता जब भी मंजीत को सामने पाती तो मोबाइल में पाती हर वक्त सोचने लग जाती कि आखिर मंजीत
का बिजी रहने का कारण क्या हो सकता है। तभी वह सच्चाई जानने के लिए भरपूर कोशिश भी करती है और सच्चाई जल्द जल्द इधर सुनीता के सामने आ भी जाता है। पता चल जाता है कि मंजीत का जो तक मॉडलिंग युवती से अफेयर चल रहा है, लेकिन जब मंजीत से खुद उस बीच की जानकारी लेना चाहती थी तो मंजीत जो होता है तुम तड़ाक करना शुरू कर देता। मंजीत कहने लग जाता है कि हमारे बीच में तुम ना पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। अगर तुमसे देखा नहीं जाता तो तुम हमें तलाक दे सकती हो। लेकिन सुनीता कह देती हम कतई तुम्हें तलाक देंगे नहीं और तुम्हें तलाक दिलवाएंगे भी नहीं। मंजीत कह देता तब हमारे साथ तुम ऐसे ही रहो। लेकिन दूसरी तरफ इधर मंजीत और एंजल गुप्ता का घूमना फिरना चालू हो जाता है और धीरे धीरे समय भागने लगता है। तो एंजल गुप्ता जो होती है मंजीत के ऊपर शादी के लिए दबाव मारना शुरू कर देती है। लेकिन मंजीत के सामने सबसे बड़ा अंगार यही बन जाता है कि उसकी जो अपनी पत्नी सुनीता उसे किसी भी हालत में तलाक देने के लिए राजी रामा नहीं होती है, जिसकी वजह से मंजीत हर दिन अपनी पत्नी को लेकर झगड़े तकरार अब किया करती थी। सुनीता जो होती है अपने घर में रहकर अपने पति से जब परेशान हो जाती है, अपने दिल की दूरियों को मिटाने के लिए एक डायरी लेती है, उसमें अपनी सारी परेशानी लिख दिया करती थी। लेकिन कभी कभी अपने दिल को हल्का रखने के लिए अपने मायके वालों से बात कर लिया करते थे, लेकिन मायके वालों को हर बात की जानकारी ज़रूर दे दिया करते थे। लेकिन मायके वालों को जब पता चलता कि मंजीत का एक मॉडलिंग युवती के साथ अफेयर चल रहा है तो अभी काफ़ी कोशिश करते मंजीत को सही रास्ते पर लाया जाए। लेकिन मंजीत को जब समझाने की कोशिश करते तो मंजीत जो होता है मायके वालों के खिलाफ ही हो जाया करता था। और यहाँ तक कि मंजीत और उसके ससुराल वालों के बीच 2 एकड़ की दूरी भी बन जाती है और मंजीत अपनी दुनिया जीने के लिए लग भी जाता है। तभी इसी बीच इसकी जो खबर होता है जाकर एंजल गुप्ता के अपने जो मुँहबोला पिता होते हैं राजीव गुप्ता को लग जाता है। वह सोचने लग जाते हैं क्यों ना अपनी बेटी की ज़िंदगी को बसाने के लिए अगर हमें कोई भी रास्ता निकालना पड़े तो उसको निकाला जाए। उनकी जो अपनी बेटी होती है एंजल गुप्ता अपने पिता के ऊपर इतना दबाव मारते कि हमारी शादी कैसे ना तैसे कर कर मंजीत से करवाया जाए, इसके लिए चाहे जो भी रास्ता निकालना पड़े पिताजी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। राजीव भी सुनते अपनी बेटी की बात, उनको भी लगने लगता है कि हमारी बेटी की जो ज़िंदगी है वह जीने के लिए अगर किसी भी रास्ते को हमें निकालना पड़े तो उसको निकालने के लिए हम तैयार हैं। एंजल गुप्ता जो थी बार बार मंजीत के पास आती कहने लग जाती कि तो अपनी पत्नी को तलाक जल्दी से दो और हमसे शादी करो। लेकिन मंजीत कह देता है कि एंजल हमारे सामने हर वक्त यही परेशानी खड़ी होती है, जब भी तलाक की बात करते हैं तो इधर सुनीता हर बार हमसे झगड़े तकरार करती है और मना कर जाती है। एंजल को वही लगता है इसके लिए कोई ना कोई हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और एंजल अपने पिता इधर राजीव गुप्ता के पास जाती है। जाने के बाद उनके सामने एक खतरनाक फैसला ले बैठती है कि अब हमें चाहे जो करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। तभी राजीव और इधर एंजल गुप्ता दोनों मिलकर हमेशा हमेशा के लिए सुनीता को रास्ते ठिकाने के लगाने के लिए खतरनाक निर्णय तक ले बैठते हैं। एंजल गुप्ता जाती है और मंजीत को भी जानकारी देती है और मंजीत तुरंत ही एंजल गुप्ता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता, सोच बैठता है कि समय के हिसाब से हमारी पत्नी की जो स्थिति है वह ढल चुकी है, एंजल मिल जाएगी तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से अब चलेगी। और मंजीत और इधर राजीव गुप्ता एंजल तीनों मिलकर एक मीटिंग करते हैं और उसी मीटिंग के तहत जो होता है राजीव इधर अपनी बेटी से 10 लाख रुपए की मांग करता है। उसकी जो बेटी हो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है और राजीव गुप्ता जो होता है उसी समय उसका एक अपना ड्राइवर होता है दीपक, उसी के साथ मिलकर सुनीता का ही सौदा कर देता है और ठीक दीपक को एडवांस के तौर पर 2.5 लाख रुपये दे देता है। और दीपक का एक अपना करीबी दोस्त होता है शहजाद जो मेरठ के ही रहने वाला होता है और शहजाद के 2 अपने और करीबी दोस्त होते हैं धर्मेंद्र और विशाल। अब शहजाद जाता दोनों को अपने साथ मिला लेता है और तीनों मिलकर मेरठ में खतरनाक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत सुनीता के बारे में हर जानकारी ले लेते हैं। जब पता चल जाता है सुनीता जो थी रोज़ सुबह के टाइम फिरोजपुर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए फिरोजपुर चली जाती है तो जानकारी लगता है इधर विशाल और शहबाज और साथ में धर्मेंद्र तीनों प्लान के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। और तभी ठीक मई साल 2017 का महीना होता है। उसी महीने में इधर खुद सुनीता एंजल गुप्ता के पास फ़ोन करती है और एक एक बात के बारे में तोड़ मोड़ करना शुरू कर देती है। और इसी बीच सुनीता जो थी खुद एंजल गुप्ता को धमकी भरे शब्दों में कई बात कह जाती है और यही बात सुनकर एंजल गुप्ता का जो दिमाग होता है पारा और चढ़ जाता। उसी समय ठान लेती अब हमें समय नहीं लेना चाहिए सुनीता को रास्ते से ठिकाने लगाने के लिए।
मंजीत के पास जाती अंजल हर बात की जानकारी देती है। मंजीत भी समझ जाता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहिए सुनीता को रास्ते से ठिकाने लगाने के लिए। तो मंजीत जो होता है इधर अंजल गुप्ता के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देता है। अंजल जो होती है अपने पिता राजीव के ऊपर, और राजीव जो होता है शहबाज और साथ में दीपक और धर्मेंद्र के ऊपर दबाव मारते हैं। और ठीक 25 अक्टूबर का ही दिन हो, और ठीक 25 अक्टूबर साल 2028 का दिन होता है। तो उसी दिन इधर शहजाद, धर्मेंद्र और दीपक तीनों निकल पड़ते हैं घटना को अंजाम देने के लिए। लेकिन जैसे ही बवाना पहुंचते पता लगता है कि इधर सुनीता जो होती है स्कूल तो पहुंच चुकी है। उनको लगने लगता आज हमारा जो मामला है पूरी तरह से फिनिश हो गया है। लेकिन वह सोच बैठते हैं कि हमें घटना को अंजाम देकर ही यहाँ से जाना है। इधर दीपक जो होता है राजीव के पास फ़ोन करता है, और राजीव जो होता है तीनों को उसी वक्त ले जाता है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के पास। एक किराए का कमरा दिलवा देता है और वहीं तीनों का टौर ठिकाना बना देता है। लेकिन 27 अक्टूबर साल 2018 को ही पूरे भारत में करवा चौथ का माहौल होता है, और सुनीता भी अपने पति इधर मंजीत की लंबी उम्र के लिए वो दुआ मांग रही होती है। पूरी तरह से तैयारी में बैठी होती है और करवा चौथ का वक्त भी निकल जाता है। लेकिन सुनीता को नहीं पता होता है कि जिसके लिए हमने इतनी बड़ी व्रत रखी और उम्र के लिए दुआएं मांगी, वह तो हमारी ज़िंदगी मिटाने के लिए फ़ैसला लेकर बैठा हुआ है। और तभी ठीक 29 अक्टूबर अब साल 2018 का जैसे ही समय होता है, सुबह का टाइम होता है, इधर सुनीता स्कूटी लेकर निकलती है। तो मंजीत फ़ोन के द्वारा इसकी जानकारी राजीव को दे देता है। राजीव खबर पाता है, इसकी जानकारी दीपक को दे देता है, और दीपक और शहजाद और धर्मेंद्र तीनों तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद तुरंत दरियापुर पहुंच जाते हैं, और वहीं पास ही बर्मी पोली कंपोस्ट फार्म पड़ता है। वहीं जाकर धर्मेंद्र और साथ में विशाल अब खड़े हो जाते हैं, मौके के इंतज़ार करते हैं। लेकिन जैसे ही 7:45 बजे का टाइम होता है उसी वक्त सुनीता अपनी स्कूटी लेकर दंदनाती हुई जा रही होती है, और रास्ते में जाकर धर्मेंद्र और विशाल खड़े हो जाते हैं। अपने पास से रिवॉल्वर निकालते हैं। वहीं निकालने के बाद एक के बाद एक गोली सुनीता के ऊपर चला, जिसकी वजह से चीखती हुई ज़मीन पकड़ लेती है, और विशाल धर्मेंद्र वहां से तो फरार हो जाते हैं। लेकिन मौके पर जो लोग होते हैं सुनीता को इस हालत में देखते उठा के ले जाते महर्षि वाल्मीकि अस्पताल। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर द्वारा सुनीता को मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, खुद मंजीत के ही तहरीर पर सुनने के बाद पुलिस का कलेजा भी थर्रा जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर जाती है, एंजल गुप्ता को अपने कस्टडी में लेती है, और साथ में उसके मुँहबोले पिता राजीव गुप्ता को भी लेकर थाने पहुंचती है। दोनों देखते हैं मंजीत को, वह समझ जाते हैं पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आ चुकी है। लेकिन राजीव के तहरीर पर विशाल और साथ में धर्मेंद्र और इधर शहजाद की तलाशी के लिए पुलिस की टीम भी लग जाती है। तीनों को तलाशी करना भी शुरू कर देती है, अपने हिसाब से तलाशी करते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर मंजीत और अंजल गुप्ता और साथ में राजीव गुप्ता तीनों को अपने कस्टडी में लेकर ले जाती, वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है, और न्यायालय में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।